हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 12th के लिए। केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारे पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों में काउंट होता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो पहले मैं आपको इस बड़े वर्ड के बारे में समझाने वाला हूं कि ये इतना जो डेंजर वर्ड है वो एक्चुअल में है क्या, उसे हम सरल कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत इजी वर्ड है। अब देख सकते हैं आप, यहां पर जो फिलिक लिखा हुआ है उसका मतलब होता है अफेक्शन। क्या मतलब होता है? अफेक्शन, लव। और न्यूक्लियो जो है वो न्यूक्लियस से बना है, जिसका मतलब तात्पर्य क्या होता है? न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और अफेक्शन का मतलब होता है लव। तो आप नाभिक जो होता है, आपने देखा है एटम के स्ट्रक्चर में नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अफेक्शन का मतलब लव, यानी पॉजिटिव चार्ज से अफेक्शन करने वाले नाभिक स्नेही कहलाते हैं। अब एक और चीज, जो पॉजिटिव से अफेक्शन करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? तो हम जानते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, विपरीत आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम जानते हैं नाभिक स्नेही के ऊपर कौन सा चार्ज होने वाला है? नेगेटिव चार्ज होने वाला है। तो नाभिक स्नेही ऋण आवेशित होते हैं, और ये अफेक्शन किससे करते हैं, ये रिएक्शन किससे करते हैं, या ये जुड़ते किससे हैं? पॉजिटिव से जुड़ते हैं, यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ये उनसे जुड़ते हैं। तो देखिए, नाम इतना डेंजर है परंतु अर्थ जो है बहुत आसान है। तो अर्थ के माध्यम से अब हम देखते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया के बारे में कि ये अभिक्रिया होती किस प्रकार से है। तो हमने देखा यहाँ पर कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो है, नाभिक से स्नेह करने वाले यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो। तो हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है टेट्रावेलेंट होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने लिया यहाँ पर, और हमारा टॉपिक भी एल्किल हैलाइड की ही न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड को लिया इस प्रकार से CH3 और बॉन्ड X। यहां पर जो है इस रिएक्शन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होगा क्या? एल्किल हैलाइड नाभिक, जिसको हम NU से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड से कौन अभिक्रिया करेगा? नाभिक स्नेही अभिक्रिया करेगा। और क्या बनाएगा? यहां पर नाभिक स्नेही यानी कि जो NU लिखा हुआ है वो X को यहां से प्रतिस्थापित कर देगा, और क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड NU, और यहां पर आ जाएगा X। अब देखो, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं कि ये भी ऋण आवेशित है, और हम जानते हैं सारे हैलोजन भी ऋण आवेशित होते हैं, यानी कि ऋण आवेश ही ऋण आवेश को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो देखो, सिंपल सी बात है, ये ऋण आवेश है और ये भी ऋण आवेश है, ये इसको तब प्रतिस्थापित करेगा जब ये इसकी तुलना में ज्यादा पावरफुल होगा। तो हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियोफिल जो भी आने वाले हैं, ऋण आवेशित जो भी कंपाउंड ये आने वाला है, वो कंपाउंड इस हैलोजन से ज्यादा पावरफुल होगा या भी बड़ा होगा। जैसे कि OH माइनस KOH को तोड़ेंगे तो K प्लस और OH माइनस बनेगा, तो यहाँ पर OH माइनस आ सकता है और वो यहाँ से हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो दो प्रकार की है, एक तो है SN1 और दूसरी है SN2। तो देखते हैं SN1 और SN2 का मतलब क्या है। तो हम देखते हैं, एक तो अभिक्रिया है SN1 और दूसरी अभिक्रिया है SN2। दोनों ही अभिक्रियाओं में जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर अंतर है वो बता देता हूं कि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो दो पदों में होती है। देखो कैसे याद रखोगे इसको आप, जहां 1 लिखा हुआ है वो 2 पद में हो रही है, और जहां 2 लिखा हुआ है वो ओनली 1 पद में हो रही है, यानी कि ये रिएक्शन 1 पद में होगी और ये रिएक्शन 2 पद में होगी। दूसरी बात, यहां पर SN1 जो लिखा हुआ है, देखो एक और चीज बता रहा हूं, इस S का मतलब क्या है? S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, यानी N न्यूक्लियोफिलिक जो कि नाभिक स्नेही कहलाता है, S सब्स्टिट्यूशन जिसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं, और 1 जो है उसका मतलब क्या है? 1 का मतलब है एक अणु। 1 का मतलब क्या है? एक अणु, यानी कि मोनो एटमिक। तो इसमें हम देखते हैं दूसरा अंतर आ रहा है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है, यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो है वो सिर्फ और सिर्फ
एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम SN1 कहते हैं। परंतु यहाँ पर अभिक्रिया की दर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, यहाँ पर अभिक्रिया की दर दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो इसमें देखते हैं SN1 में क्या होगा, अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल, ये किस पर निर्भर करती है, ओनली एक ही अभिक्रिया की दर पर, R बॉन्ड X, ये लिख दिया अपन ने। अब ये R क्या और X क्या है देख सकते हो आप, ये R मेरा एल्किल समूह है, X मेरा कोई भी हैलोजन, और हैलोजन कौन होते हैं यहाँ लिख देता हूं, मैं बता देता हूं आपको हैलोजन कौन कौन है। X कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना। और इधर क्या होगा, इधर आप देखोगे तो यहां पर अभिक्रिया की दर जो है वो एक अभिकारक पर निर्भर नहीं करेगी, वो दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगी। तो यहाँ जो बड़ा अंतर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभिक्रिया की दर जो है यहाँ पर किसके पर निर्भर कर रही है, R बॉन्ड X पर तो निर्भर करेगी ही, साथ ही साथ न्यूक्लियोफिल जो है, नाभिक स्नेही जो है, उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करेगी। तो यहाँ पर दो कंपाउंड एक साथ आ रहे हैं, इसीलिए इसको हम SN2 कहते हैं। ये हमारा हो गया, इसमें बड़ा बड़ा अंतर जो है वो इसमें यहाँ पर अपने को देखने को मिला है। एक और चीज, यहाँ पर SN1 अभिक्रिया वहां ज्यादा होगी जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी है। जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होगा उसकी क्रियाशीलता यहाँ पर ज्यादा होगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होगा, बता देता हूं कैसे। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, जिसको हम कार्बन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये और यहाँ पर ये पॉजिटिव आपका हो गया। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा किसकी तुलना में, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यह इस प्रकार से यहाँ पर H लगा दिया, ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया, पॉजिटिव लगा दिया। और इससे भी कम जो है वो कौन है आपका CH3 बॉन्ड, ये आपका CH2, ये आपका कार्बन। ये सबसे कम क्रियाशील होगा, ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा। इसमें जस्ट उल्टा है, यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम क्रियाशील कौन होगा आपका 3 डिग्री, और सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा CH3 बॉन्ड CH2, ये सबसे अधिक क्रियाशील। और इससे कम CH3 बॉन्ड जो कि आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये पॉजिटिव आ गया इस प्रकार से। और यहाँ पर इससे कम क्रियाशील 3 डिग्री, ये अपन ने कार्बन, ये CH3 और ये आपका CH3, ये आपका सबसे कम क्रियाशील होगा। यहाँ पर प्रभाव आता है त्रिविम बाधा का। यहाँ प्रभाव ये आता है कि यहाँ ये कार्बोकेटाइन जो सबसे ज्यादा स्थायी क्यों है, वो सबसे ज्यादा स्थायी इसलिए है क्योंकि इस कार्बन के साथ में आप देख सकते हो 3 एल्किल समूह जो है तैयार बैठे हैं, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। हम जानते हैं कि कार्बन की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस कार्बन के साथ में 3 मैथिल समूह इलेक्ट्रॉन देने को इसको तैयार है कार्बोकेटाइन को। भाई कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या चाहेगा, किसी भी नेगेटिव से फटाफट जुड़ जाए। परंतु इस कार्बोकेटाइन को ऑलरेडी 3 कार्बन, एक मैथिल समूह, दूसरा मैथिल समूह, तीसरा मैथिल समूह, ऑलरेडी 3 मैथिल समूह कार्बन देने को, इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। तो ये स्थायी रहेगा। भाई न्यूक्लियोफिल जुड़ता है तो भी ठीक है, और नहीं जुड़ता है तो भी मैं तो मेरा स्टेबल ही हूं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई मैं स्थायी हूं। और SN1 अभिक्रिया को चाहिए क्या, न्यूक्लियोफिल उसी कार्बन से जुड़ता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, सबसे ज्यादा स्थायी हो। इसीलिए यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपैरेटिवली टू 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे कम क्रियाशील होगा। और यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको हम त्रिविम बाधा बोलते हैं। यहाँ ये कहता है, देखो इसका रीजन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन जब जुड़ेगा तो उसको, उस न्यूक्लियोफिल को, सॉरी, जब न्यूक्लियोफिल जुड़ेगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिल को जुड़ने के लिए रास्ता जो है वो साफ चाहिए, क्लियर रास्ता चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको त्रिविम बाधा बोल सकते हैं, इसको मैं और इजी वर्ड जिसको बोलते हैं भीड़ भाड़ वाला एरिया, क्राउडेड एरिया। भीड़ जहां ज्यादा होगी वहां न्यूक्लियोफिल जो है SN2 अभिक्रिया को नहीं करवाएगा। तो आप देख सकते हो इस कार्बोकेटाइन के साथ में 3 कार्बन की भीड़ है, भीड़ यानी क्राउड ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफिल कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं जुड़ू कहां से, मुझे रास्ता तो मिल ही नहीं रहा। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन SN2 अभिक्रिया के लिए बहुत कम क्रियाशील होते हैं, परंतु 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है SN2 अभिक्रिया के लिए, SN2 अभिक्रिया देने के लिए बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ता क्लियर है, सीधा न्यूक्लियोफिल आकर के इस कार्बोकेटाइन से जुड़ सकता है। ये तो थी एक मोटा मोटा अंतर जो है इनमें, सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो क्या क्या है वो थी। अब मैं आपको SN1 रिएक्शन के बारे में बताता हूं कि वो रिएक्शन जो है किस प्रकार से होती है। तो SN1 रिएक्शन को अपन ने देखा, यहाँ पर हम देखते हैं
कि SN1 रिएक्शन में क्या होगा, SN1 रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले ये अभिक्रिया दो पद में होती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो पहले पद में क्या होगा, CH3 बॉन्ड X, यहां से क्या होगा, पहले पद में प्रथम पद जो है ये आपका है प्रथम पद। प्रथम पद में क्या होगा, यहां पर से एल्किल हैलाइड से हैलोजन जो है अलग होगा, फिर हैलोजन अलग होगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो आप यहां पर आपका आ जाएगा CH3 और ये प्लस, और यहां आ जाएगा आपका ये X माइनस। तो यहां पहले पद में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखो एक और चीज बता देता हूं, यहां पर जो है दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो जो है एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है, हैलोजन का खुद का है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका है, इस कार्बन का है। तो यहां पर जब ये हैलोजन बाहर निकलेगा तो हैलोजन खुद का इलेक्ट्रॉन तो लेके बाहर निकलेगा ही, साथ ही साथ वो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लेके बाहर निकल जाए। कौन सा वाला, जो कि मेथिल का था। भाई इस हैलोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लेके निकला, इसीलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसलिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए हैलोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहां जो है आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अब क्या होगा दूसरे पद में, ये तो प्रथम पद था, दूसरे पद में क्या होगा, द्वितीय पद में क्या होगा, द्वितीय पद में ये जो कार्बोकेटायन है CH3 प्लस पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन इस कार्बोकेटायन से न्यूक्लियोफिल जो है अभिक्रिया करेगा। जब यहाँ न्यूक्लियोफिल अभिक्रिया करेगा तो आपका कंपाउंड जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये आपका न्यूक्लियोफिल हो गया। अब देखो ये जो पद था ना आपका पहला पद, ये बहुत धीमा पद होता है। क्या है ये, धीमा पद। और ये जो पद होता है वो होता है तीव्र पद। और हम जानते हैं कि धीमा पद जो होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। ये जो पद है वो है वेग निर्धारक पद। इस पद के द्वारा हम ये देखते हैं कि अभिक्रिया की अनुसंख्यता या अभिक्रिया की कोटि जो है वो क्या है, वो किससे फाइंड की जाती है, वेग निर्धारक पद के द्वारा ही फाइंड की जाती है। और वेग निर्धारक पद जो है हमेशा धीमे पद होते हैं। तो ये धीमी अभिक्रिया के द्वारा हमारा कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन यहाँ पर दूसरे पद में न्यूक्लियोफिल से अटैक करके इस प्रकार से हमारा कंपाउंड बनाता है। तो ये हमारी हो गई है SN1 अभिक्रिया। एक और चीज यहाँ पर जो है इस अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ धीमा पद ये है, और धीमा पद ये है जिसको हम वेग निर्धारक पद कह रहे हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी अभिकारक पर निर्भर करेगी, न्यूक्लियोफिल पर ये नहीं निर्भर करती, क्योंकि न्यूक्लियोफिल से जुड़ते तो बहुत तीव्र अभिक्रिया और ये फटाफट उत्पाद बन रहा है। इसलिए यहाँ पर धीमे पद में यानी कि सांद्रता जो वेग निर्धारक पद जो है वो ये है जिसमें सांद्रता सिर्फ इसकी आएगी। इसीलिए मैंने अभी लिखा था कि यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया की दर जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, ओनली फॉर R बॉन्ड X की सांद्रता पर ही निर्भर कर रही है। इसलिए इसको हम SN1 कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कंपाउंड, एक ही रिएक्टेंट की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसीलिए हम इसको SN1 अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी अभिक्रिया को मैंने और आगे बढ़ाया, जैसा कि अभी मैंने आपको यह बताया कि CH3 ही लिया है, मैंने क्या करा, मैंने CH3 लिया है। अब अगर मैं कंपाउंड बढ़ा दूं, कंपाउंड को अगर बड़ा कर दूं, यानी कि CH3 ना लेकर के मैं अगर कंपाउंड बढ़ा लूं, जैसे कि मैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन ले लेता हूं, तो नोट करना हो तो वीडियो पीछे कर लीजिएगा आप, मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब अपन ने क्या करा, कार्बन की संख्या को बढ़ाया। जैसे कि ये कार्बन है, यहां पर अपन ने एक Cl को जोड़ रखा है, और ये आपका एक मेथिल समूह, दूसरा ये आपका मेथिल समूह, और तीसरा ये आपका मेथिल समूह। इससे मुझे क्या करना है, रिएक्शन करवानी है SN1 अभिक्रिया। हम जानते हैं पहला पद कौन सा होता है, धीमा पद होता है। अब इसमें क्या होगा, यहां से जब हैलोजन निकलेगा तो कुछ इस प्रकार से शेप बनेगी, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर ये CH3 आपका आ गया, और ये CH3 यहाँ आ गया, और यहां से आपका Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ सामने आ रही है हमारे पास। आपको समझाने के लिए मैं एक अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाता हूँ। यहाँ पर जो Cl आपका जुड़ रहा है इस कार्बन से जुड़ रहा है, और यहाँ 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। इस हाथ के माध्यम से आप देखिए, ये भी मेथिल है आपका CH3, ये भी मेथिल CH3, और ये भी मेथिल CH3। इन तीनों ही CH3 और CH3 को मैंने कुछ इस प्रकार, जैसी आपको शेप दिख रही ना, वैसे ही मैंने इनको यहाँ पर लगाया। देख सकते हैं आप, ये CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3। और ये जो आपको बीच में कार्बन दिख रहा है, कार्बोकेटायन वाला कार्बन जो आपको दिख रहा है, वो मेरा ये पाम जो हथेली है वो मेरा ये कार्बन है। और इस कार्बन से मैंने Cl को जोड़ रखा है, वो Cl मेरा यहाँ पर ये रहा। जैसे जैसे मैं Cl को यहाँ से हटाऊंगा ये स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाएगी। क्यों होगी भाई, हम जानते हैं Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि Cl ऋण आवेशित होता है। और हम जानते हैं सारे कार्बन जो है, ये जो कार्बन यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज के होते हैं।
तो ये कार्बन ये चाहेंगे कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन Cl ले ना ले, यानी कि हमको CH3 ये सोचेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन या हमको ये Cl जो कि अधिक विद्युत ऋणी है हमें आकर्षित ना कर ले, इसलिए ये अपने बचाव के लिए पीछे भाग जाएंगे, अपने बचाव के लिए पीछे भाग जाएंगे। तो ये तीनों क्या हुए हैं, पीछे भाग गए। किसके पीछे, इस सेंट्रल कार्बन के पीछे भाग गए और यहाँ Cl जुड़ा हुआ है। अब जब ये Cl यहाँ से हट जाएगा तो इनको डर रहेगा ही नहीं। किसका डर नहीं रहेगा, इस नेगेटिव Cl का डर नहीं रहेगा। तो ये जैसे ही हट रहा है ये स्ट्रक्चर वापस प्लेनर होती जा रही है इस प्रकार से। तो इस प्लेनर स्ट्रक्चर को आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, ये वाली। तो यहाँ पर आपने देखा ये मेरा कार्बोकेटाइन का कार्बन, ये मेरा CH3 और ये एक और CH3 और ये CH3 नीचे जुड़ा हुआ। तो ये इस प्रकार से एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब ये प्लेनर स्ट्रक्चर जो है उसमें जब अपना न्यूक्लियोफिल जुड़ेगा तो न्यूक्लियोफिल जो है दो प्रकार के कंपाउंड बनाएगा। जब हमारा क्रियाकारक प्रकाशिक समावयवी हो, ऑप्टिकली रिएक्टिव हो तो क्या होगा, ऑप्टिकली आइसोमर हो तो क्या होगा। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर कि दो प्रकार के कंपाउंड कैसे, अब न्यूक्लियोफिल कैसे अटैक करेगा। ये अपनी प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहां से भी रास्ता साफ है और यहां से भी रास्ता साफ है। तो न्यूक्लियोफिल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफिल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो कैसा कंपाउंड बनेगा और बैक साइड से अटैक करेगा तो कैसा कंपाउंड बनेगा। तो दोनों को देखते हैं अपन। जब फ्रंट साइड से अटैक करता है तो कार्बोकेटाइन को मैंने यहां लिया, ये अपना कार्बोकेटाइन, यहां CH3 जुड़ा हुआ है, यहां भी CH3 जुड़ा हुआ है और यहां मैंने CH3 को जोड़ दिया, इससे मैंने न्यूक्लियोफिल को जोड़ा है। तो जब इससे न्यूक्लियोफिल जुड़ेगा तो ये तो धीमा पद है और ये तो तीव्र पद है। तो जब यहाँ पर न्यूक्लियोफिल जुड़ेगा तो जैसा आपको ये कंपाउंड दिख रहा है, अगर वैसा का वैसा कंपाउंड यहाँ बनता है, यानी कि Cl की जगह पर न्यूक्लियोफिल को जोड़ना है। तो आप देख सकते हो वापस यहाँ पर कार्बन, यहाँ मैंने न्यूक्लियोफिल को ले लिया, बाकी सारे CH3 और ये ऐसे कैसे जुड़ रहे हैं आप देख सकते हो, ये ऐसे और ये ऐसे, सॉरी, और ये इस प्रकार से CH3। अब इसमें और इस संरचना का कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ Cl लग रहा था और वहां अपन ने न्यूक्लियोफिल की अभिक्रिया करवाई है तो वहां न्यूक्लियोफिल जुड़ गया। अगर ये ऐसी शेप, ऐसी स्ट्रक्चर आपको गेन हो रही है या ऐसा प्रोडक्ट आपको गेन हो रहा है, उत्पाद आपको प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार के उत्पाद को हम बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है धारण। क्या कहते हैं इसको, धारण। भाई धारण का मतलब क्या होता है, धारित करना, यानी कि एक्सेप्ट करना। तो आप देख सकते हो बस Cl हटा है और न्यूक्लियोफिल को उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये शेप कहलाता है धारण, जिसे हम बोलते हैं रिटेंशन। और अगर कंपाउंड जो है बैक साइड, फ्रंट साइड से अटैक ना करके बैक साइड से अटैक करता है तो स्ट्रक्चर, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो वो जस्ट इसका उल्टा बनेगा। तो आप देख सकते हैं अभी Cl उस तरफ है परंतु अब न्यूक्लियोफिल इधर आ जाएगा, यहां पर न्यूक्लियोफिल आ जाएगा, कार्बन इधर, यहां CH3, यहां CH3 और यहां CH3, ये इस प्रकार से शेप बन जाएगी। देख सकते हो आप, ये अपना एक छतरी मान लीजिए आप इसको, ये छतरी आपकी जिसमें पकड़ने का हैंडल यहां है और छतरी आपकी यहां है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो आप, मैं डायग्राम बना के भी आपको समझा सकता हूं। यहां पर आपकी ये छतरी अम्ब्रेला है जो इस प्रकार से है और ये आपकी शेप है ये अम्ब्रेला की। यहाँ पर ये जो छाता है वो जस्ट उल्टा हो गया है। भाई यहाँ पर तो ऐसा का ऐसा, देखो आप, यहाँ पर तो छाता जो है आपका अम्ब्रेला जो है वो ऐसा का ऐसा है, परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। देख सकते हो आप, यहाँ पर छतरी जो है वो आपकी ये ऐसी हो गई है, ये इस प्रकार से छतरी उल्टी हो गई है। अब यहाँ छतरी उल्टी हो रही है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। उल्टा होना क्या कहलाता है, इन्वर्जन। तो ये जो शेप कहलाएगा उसको हम बोलते हैं प्रतिपन, जिसको वाल्डन प्रतिपन भी कहा जाता है। प्रतिपन क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतिपन। तो ये प्रतिपन हो रहा है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्जियन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जियन, वाल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के प्रोडक्ट हमें इसमें SN1 रिएक्शन में इस प्लेनर स्ट्रक्चर बनने के कारण प्राप्त होते हैं। और ये प्लेनर स्ट्रक्चर कब बनती है, सॉरी, ये दोनों कंपाउंड कब बनते हैं, जब हमारा क्रियाकारक जो है प्रकाशिक समावयवी हो, ऑप्टिकली आइसोमरी हो। अब ये ऑप्टिकली आइसोमरी क्या है वो भी बताता हूं। भाई हमने क्या करा, ये कंपाउंड आपका एक गिलास में मैंने कुछ रखा है, इस कंपाउंड को जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में है उसको मैंने यहाँ पे बोतल एक गिलास में रखा। अब यहां से मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को इसमें से गुजार रहा हूं। तो जब जैसे प्रकाश इसमें से गुजरेगा तो यह जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इस प्रकाश को गुजारने पर, अब ये क्या है, ऑप्टिकली आइसोमर यानी कि प्रकाशिक समावयवी है। तो ये क्या करेगा, उस प्रकाश की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा देगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। देख सकते हैं अपन, सपोज दैट
ये मैंने अपना कंपाउंड लिया यहाँ पे, और यहां से मैं पीपीएल को क्रॉस करवा रहा हूं। ये मेरी कौन है? पीपीएल, जिसको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। जब यहां से गुजरेगा तो यह प्रकाश क्या हो जाएगा? अभी तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, यहां से गुजरने के बाद में अगर इसकी डायरेक्शन सपोजेड ऐसे घूम गई या सपोजेड ऐसे घूम गई, तो दो प्रकार के कंपाउंड आपको, अगर ऐसे घूम रही है तो ये कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, और अगर ऐसे घूम रही है तो ये कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसे घूम रही है जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन, क्या बोलते हैं? रिटेंशन, धारण कहते हैं। और अगर ऐसे घूम रही है जिसको हम इन्वर्जन यानी कि प्रतिबंध कहते हैं। और अगर ये दोनों ही कंपाउंड हमें एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अगर ये दोनों ही प्रोडक्ट हमें एक साथ प्राप्त हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। तो ये जो है हमारा कंपाउंड क्या कहलाएगा? रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। दोनों कंपाउंड अगर एक साथ हो। अब देखो एक और चीज जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है वो क्या है? अगर ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि इस कंपाउंड में मेरा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो अगर रिटेंशन वाला है तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज जा रही है, और अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा है? इन्वर्जन है, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी कि एक तो दक्षिणावर्त और एक और वामावर्त। तो अगर एक कंपाउंड है तो वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा कंपाउंड है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और अगर मेरे इस सॉल्यूशन में, इस गिलास में अगर दोनों ही सॉल्यूशन मैंने भर दिया, यानी कि रिटेंशन वाला सॉल्यूशन भी मिक्स कर दिया और इन्वर्जन वाला सॉल्यूशन भी मिक्स कर दिया, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है, समतल ध्रुवित प्रकाश को किस दिशा में घुमाएंगे, घूर्णित करेंगे? तो बताता हूं, वो किसी भी डायरेक्शन में उसको घूर्णित नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो चाहेगा क्लॉकवाइज घुमाना, वो चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, तो प्रकाश सीधा ही निकल जाएगा, बिना घूर्णन करे वो प्रकाश हमारा सीधा उस सॉल्यूशन में से निकल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर दो तरह के कंपाउंड होते हैं तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं डी रूट। क्या बोलते हैं? डी रूट। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डी को कैसे शो करते हैं? पॉजिटिव प्लस से भी शो करते हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहा है। और वो जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसको हम बोलते हैं एल रूट, और एल का मतलब क्या होता है? लीवो रोटेटरी, और लीवो रोटेटरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो प्रकार के कंपाउंड जो है हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम इस रिटेंशन को और इन्वर्जन को समझते हैं। या रेसिमिक मिक्सचर, दोनों मिक्सचर एक साथ प्राप्त हो रहे हैं तो रेसिमिक, एक मिक्सचर प्राप्त हो रहा है तो रिटेंशन यानी कि धारण, और वो जिसमें छतरी उल्टी हो रही है इसका जस्ट अपोजिट बन रहा है तो उसको बोलते हैं प्रतिपन्न। अब हम दो एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझते हैं। तो दोनों एग्जांपल क्या है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दो चीज है हमारे पास, एक तो है किरेल, दूसरा है अकिरण। दूसरा क्या है? अकिरण। अब ये दोनों वर्ड आए कहां से? दोनों शब्द आए कहां से? जैसा कि कार्बन होता है, ये कार्बन है, इसके साथ में मैंने दो कंपाउंड जोड़ रखे हैं। ये इस प्रकार से CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, मैंने ये जोड़ रखे हैं। तो आप देख सकते हो, मैं अगर इसको, भाई कार्बन जो होता है ना, कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रावेलेंट, चतुसंयोजी होता है वो, और चतुसंयोजी होता है तो चारों कंपाउंड जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं वो अगर सारे बराबर हैं तो वो कार्बन सममित कार्बन कहलाता है, सिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। और अगर उन कार्बनों में से कोई भी एक या दो बराबर नहीं है, यानी कि सेम नहीं है, तो वो कार्बन जो है हमारा क्या कहलाता है? असममित कार्बन कहलाता है। देख सकते हैं आप, अगर मैं इसको यूं डिवाइड कर रहा हूं तो आप देखो ऊपर भी मैचेस जुड़ रहे हैं दो और नीचे भी मैचेस जुड़ रहे हैं दो, जो कि समान है, तो ये कार्बन जो हमारा कहलाएगा सममित कार्बन कहलाएगा। और अगर मैंने इसमें तो इसको यूं भी काट दिया तो आप यूं भी देख सकते हो, इधर भी दो मेथिल आ रहे हैं, इधर भी दो मेथिल आ रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? सममित कार्बन बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। यहां मैंने क्या करा? सपोज दैट C2H5 कर दिया, यहां पर मैंने सपोज दैट C2H5 को जोड़ दिया। अब मैं इसको यूं काट रहा हूं तो आप देखो यहाँ तो मेथिल और एथिल आ रहा है और उधर दोनों मेथिल आ रहे हैं। और अगर मैं इसको यूं काटता हूं तब भी देखो ऊपर दो मेथिल आ रहे हैं और नीचे मेथिल और एथिल आ रहे हैं। तो इस प्रकार का कार्बन असममित कार्बन कहलाता है। तो वांटोफ और लीबेल नाम के वैज्ञानिक ने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए दो वर्ड लिए और दो एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाया। वो दोनों शब्द जो वो क्या है? वो है किरेल और अकिरेल। अब ये किरेल और अकिरेल क्या है? तो किरेल और अकिरेल का मतलब क्या होता है, इनको अपन अच्छे से समझ सकते हैं एक हाथ के एग्जाम्पल के द्वारा। हाथ का एग्जाम्पल जो है वो अपना एक किरेल एग्जाम्पल है। हम देखो भाई ये हाथ जो है, अगर मैंने सपोज यहाँ पर एक मिरर रख दिया यानी कि दर्पण रख दिया, तो ये हाथ जो है इसकी शेप आपको इसी के रफमान दिखाई देगी, यानी कि ये जो शेप है आपको ऐसी कैसी दिखाई देगी। ये आपका हाथ और यहाँ मैंने मिरर रखा तो ऐसी शेप आपको दिखाई देगी। अब अगर मैं इस संरचना को उठा करके यानी कि इस कंपाउंड को उठाकर अगर मैं इसके ऊपर रख देता हूं
तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है आगे वाली स्ट्रक्चर और पीछे वाली स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित यानी कि ओवरलैप, कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रही है। ये वाला कार्बन आपको फ्री दिखाई दे रहा है, इधर ये वाला कार्बन आपको फ्री दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे वो है कीरेल। क्या बोलते हैं? कीरेल। अब अगर क्या करा मैंने, ये दोनों कार्बन को हटा दिया, ये इस प्रकार की शेप आपको दिखाई दे रही है। तो ये शेप इस और मिरर रखूंगा तो इसकी शेप आपको ऐसी दिखाई देगी। अब इसके ऊपर जब मैंने इस कंपाउंड को रखा तो आप देख सकते हो आगे वाला कार्बोकेटायन जिससे जुड़े हुए मैथिल समूह, पीछे वाला कार्बोकेटायन जिससे जुड़े हुए मैथिल समूह, दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित कर रहे हैं, यानी कि आपको मेरा पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के कंपाउंड क्या कहलाते हैं? अकीरेल कहलाते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर कीरेल के लिए और अकीरेल के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम अकीरेल को लेते हैं जिसमें कार्बन, जिसमें यहां पर मैंने मैथिल समूह जोड़ रखा है, यहां पर भी मैंने मैथिल समूह जोड़ रखा है और यहां पर भी मैंने Cl को या OH ले लेते हैं उसको जोड़ रखा है। इसकी वैलेंसी के लिए मैंने यहां हाइड्रोजन लगा दिया। ये कंपाउंड है, यहाँ मैं अकीरेल के लिए समझा रहा हूं। अभी आपको मैं किसके लिए बता रहा हूं? अकीरेल के लिए। आप कंफ्यूज मत हो जाना, या मिटा देता हूं। ये अकीरेल का एग्जाम्पल है। मेट एट प्रोप 2 प्रोपेनॉल। क्या है ये? 2 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल को लिया मैंने। यहां पर मैंने मिरर को रखा। किसको रखा? दर्पण को रखा। तो आपको शेप कैसी दिखाई देगी? ये आपका H, ये O, ये कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, ये CH3 मैथिल समूह और ये CH3 मैथिल समूह। तो आपको ऐसी कैसी शेप यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहां पर मैंने क्या करा, इसको 180 डिग्री पर रोटेशन करवा दिया। कितनी डिग्री पर? 180 डिग्री पर। 180 डिग्री का मतलब ये है, ये आपका कंपाउंड है ऐसा, इसको मुझे घुमाकर ऐसे कर देना है, ठीक है ना। ये आपका कंपाउंड है ऐसा, इसको मुझे घुमाकर ऐसे कर देना है, ये इस प्रकार से। तो अपन ने क्या करा, इस कंपाउंड को घुमाया। तो घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये जो शेप है ना सारी इधर आ जाएगी। तो आपका कार्बन ये यहां आ गया आपका मैथिल, यहां आ गया आपका मैथिल, यह आपका ये हाइड्रोजन और ये आपका OH। देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन जो पीछे की तरफ है, ये आपका हाइड्रोजन जो है वो पीछे की तरफ है। आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये हाइड्रोजन यहां था तो ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। मैं आपको समझा देता हूं। ये मेरा हाथ आप समझिएगा, ये कार्बन है। इस कार्बन से मैंने ये इस प्रकार से 2 मैथिल जोड़ दिए हैं। ये वाले एक ये एक ये दोनों मैथिल जोड़ दिए हैं और यहाँ मेरा ये OH है, ठीक है ना। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से? जैसे ये सेंटर है ना आपका, तो ये इस प्रकार से पीछे की तरफ जुड़ा हुआ। अब पीछे की जो चीज होगी, भले मैं उसको ऐसा ऐसा कैसे घुमाऊं, तो वो तो वैसी की वैसी रहेगी ना, वो थोड़ी चेंज होगी। तो वो आपका पीछे वाला जो हाइड्रोजन है वो ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने 180 डिग्री पर घुमाया तो ये जो शेप मेरे को गेन हुई है वो सेम टू सेम इसकी है। अब मैं जब इस शेप को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा तो ये कंप्लीटली इसको ओवरलैप कर लेगी, यानी कि अध्यारोपित कर लेगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? अकीरेल का एग्जाम्पल हुआ, जैसे कि मैंने ऐसा बताया था। अब मैं आपको कीरेल के लिए बता देता हूं कि कीरेल का एग्जाम्पल क्या होगा। तो कीरेल के लिए हम क्या देखते हैं? कीरेल के लिए हम देखते हैं, कीरेल के लिए एग्जाम्पल, यहां पर मैंने क्या करा, एक कार्बन को चेंज कर दिया। ये कार्बन यहां मैथिल समूह आ रहा है, यहां पर फिर आपका ये मैथिल समूह आ रहा है, और सॉरी यहां मैं एथिल कर देता हूं, C2H5 कर देता हूं। ये आपका हाइड्रोजन और यहाँ आपका OH। इसका मिरर मैंने बनाया, ये मिरर है। इसका मिरर शेप कैसा आएगा? ये H, ये O, ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और वहां पर आपका ये है मैथिल समूह और यहाँ है आपका ये C2H5। इसको मैं 180 पर रोटेशन करवा रहा हूं। 180 डिग्री पर इसको घुमाते हैं अपन। अब जब इसको 180 पे घुमाऊंगा तो क्या होगा? घूमेगा तो यहां पर क्या होगा, इस कार्बन के साथ में ये जो है जो नीचे है वो ऊपर आएगा। तो यहां आ गया C2H5, यहां पर आपका कौन आ गया? CH3, यहां पे आपका ये CH3 बोन, आपका ये OH ऐसा का ऐसा, और ये आपका H जो कि पीछे की तरफ है। तो आप देख सकते हो यहां पर इस शेप को जब मैं उठाकर इसके ऊपर रखूंगा तो देखो यहां तो आ रहा है मैथिल और वहां आ रहा है एथिल। तो ये दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित यानी कि ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। यहाँ आ रहा है एथिल और यहाँ आ रहा है मैथिल, तो ये कंप्लीटली इसको ढक नहीं पाएगा, जैसा कि मैंने ये इस एग्जाम्पल में बताया था। तो ये दोनों शेप एक दूसरे को ढक नहीं पाएगी, इसीलिए ये इस पर अध्यारोपित नहीं होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कीरेल कार्बन का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है SN1 अभिक्रिया का। इसके पश्चात SN2 अभिक्रिया और है। SN1 थोड़ी सी बड़ा टॉपिक है क्योंकि ये 2 स्टेप में होता है और SN1 तो एक सिंगल स्टेप में ही होता है, उसमें ज्यादा इतना कुछ वो फर्क है नहीं, ज्यादा
बड़ा टॉपिक नहीं है, बता देता हूं मैं आपको, इसको इरेज कर रहा हूं। तो SN2 में आपका CH3, ये आपका है मेथिल समूह सॉरी क्लोरीन, और ये आपका है न्यूक्लियोफिल। इसमें कुछ नहीं है। इस अभिक्रिया में जब ये अभिक्रिया होगी तो हम जानते हैं SN2 अभिक्रिया एक ही पद में होती है, परंतु इसमें एक संक्रमण अवस्था मध्यवर्ती कंपाउंड बन जाता है जो कि एक संक्रमण अवस्था है। तो वो संक्रमण अवस्था क्या होती है? कार्बन CH3 से आपका एक Cl बाहर निकलेगा और इधर से एक Nu यानी कि न्यूक्लियोफिल जुड़ेगा। तो इस CH3 से, ये आपका CH3 से कौन Cl जो है वो बाहर निकल, देखो यहाँ पे मैंने बॉन्ड डेश से शो किया है इसको। तो इस डेश का मतलब होता है ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये Cl जाने वाला है और ये Nu आने वाला है। किसके साथ में? CH3 के साथ में। ये मेरी जो है इसमें आपको संक्रमण अवस्था यहाँ पर मिल रही है। और ये संक्रमण अवस्था उत्पाद में जब बदलेगी तो Cl तो बाहर निकल जाएगा और Nu इससे जुड़ जाएगा। तो ये आपको कंपाउंड इस प्रकार से प्राप्त होगा। बस यही आपकी क्या है? SN2 अभिक्रिया है और इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। एक और चीज मैं आपको बता रहा था, SN2 अंतर में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें SN2 अभिक्रिया में सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? CH3 3 डिग्री वाला सबसे कम क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज्यादा है, इस कार्बन पर भीड़ ज्यादा है, तो ये हैलोजन के साथ में सबसे कम क्रियाशील होगा। इससे अधिक क्रियाशील कौन होगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इससे अधिक क्रियाशील होगा, वो फटाफट इसके साथ में जुड़ जाएगा। और सबसे इससे भी अधिक कौन होगा? इससे भी अधिक कौन होगा? 1 डिग्री। यहाँ पर कार्बन आपका और ये Cl, ये इस प्रकार से जो कंपाउंड आपका जुड़ रहा है वो आपका इससे भी अधिक, और इससे भी अधिक कौन होगा? आपका 0 डिग्री, जो कि आपका CH3 बॉन्ड Cl होता है, वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि त्रिविम बाधा जो है वो फैक्टर यहाँ पे काम करता है। क्लोरीन को यानी कि न्यूक्लियोफिल को क्या चाहिए? न्यूक्लियोफिल को चाहिए जो कंपाउंड फटाफट जुड़ जाए। अब कार्बन के साथ में जो रास्ता यहाँ पर साफ नहीं है, जुड़ने वाला न्यूक्लियोफिल कंफ्यूज है, वो कहां से जुड़ेगा? वहां पर रास्ता बहुत कम है क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता कम होगी, और जहां भीड़ कम होगी वहां SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता अधिक होगी। SN2 अभिक्रिया और SN1 अभिक्रिया यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलो एल्केन के रासायनिक गुण का फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।